सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लेके आए हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो। और ये जो वीडियो होगा उसका बेसिकली टॉपिक यही होगा कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा असर पड़ रहा है। इकोनॉमी मतलब अगर आप घर के बाहर ही नहीं निकलोगे तो आप चीज़ें खरीदोगे कैसे? अगर आपने कोई चीज़ खरीदी नहीं तो कोई तो इंसान उस चीज़ को बना रहा है, तो अगर आप चीज़ खरीदोगे नहीं तो इंसान उस चीज़ को बेच नहीं पाएगा, जिससे जो पैसे का जो साइकिल है, फाइनेंशियल साइकिल बोलते हैं हम इसको, तो ये चलना बंद हो जाएगा और जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकती है और आ रही है। तो ये हम आज डिस्कस करना चाहेंगे कि लॉकडाउन के कैसे इफेक्ट से क्या क्या हो रहा है हमारी इकोनॉमी पे, और देखना चाहेंगे कि मतलब उन इफेक्ट का, लॉकडाउन के इफेक्ट का शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, क्या हो सकता है, असर पड़ सकता है। और इसका बेसिकली हम ये जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से जो क्रैश हुआ था शेयर मार्केट में, उसका हम कंपैरिजन करेंगे पिछले कुछ सालों में जो लॉकडाउन हुए थे उनसे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सो चालू कर देते हैं हम वीडियो बिना किसी टाइम पास के। सो हम इस वीडियो में टॉपिक कवर अप करने वाले रहेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी जो लॉकडाउन हो रहा है उसकी वजह से उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, शेयर मार्केट में उसके क्या क्या इफेक्ट है, शेयर मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उन लॉकडाउन की चीज़ों की वजह से। फिर कुछ पॉसिबिलिटी बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है या फिर क्या क्या होना चाहिए। फिर हम उनका कंपैरिजन करेंगे, जो ये चीज़ है पूरे लॉकडाउन इस साल का, उसका कंपैरिजन करेंगे हम बाकी सब स्टॉक मार्केट क्रैशेस से, यानी 2008 के या फिर 2001 के या फिर 1929, वो सब के क्रैशेस से कंपैरिजन करेंगे। फिर बताएंगे कि तभी क्या हुआ था, मतलब दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, वो सब आपको बताएंगे, एकदम डिटेल में बताएंगे हम आपको। ठीक है, सो फिर आपको एक आइडिया मिलेगा कि आगे आपको क्या कदम उठाने चाहिए, और लास्ट में मैं अपना एक ओपिनियन दे दूंगा कि मुझे क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। ठीक है, और मैं बेसिकली कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ जिसको पता है थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, सो मेरा जो ओपिनियन है वो आप अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसा कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मतलब यहाँ ये भी एक डायरेक्शन है, यहाँ से भी रिस्क आ सकता है, यहाँ से भी खतरा आ सकता है, यहाँ से भी आपको मतलब ऐसा इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इस रास्ते को भी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मीन्स गौतम बुद्धा ने भी कहा था कि आप जो भी सुनो या फिर देखो या कोई भी आपको कुछ भी कहे उस पर आप तब तक विश्वास ना करो जब तक वो आपकी थिंकिंग सेट, वो आपकी थिंकिंग के साथ पैरेलली चले, मतलब आपकी सोच और उसकी सोच मिले, मतलब आप भी सोचे कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब तक आप कोई भी चीज़ पे भरोसा ना करो। ठीक है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइजर हो, टीवी के रिपोर्टर्स हो, सीएनबीसी पे ऐसे 5 रुपए के ठट्टे मिलते रहते हैं जो बोलते हो आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। भाई तू करना, तू क्यों अमीर नहीं बना, तुझे इतना ज्ञान है, तू अमीर क्यों नहीं बना भाई? सही है, ठीक है, तो आप किसी बातें मत मानो, बस अपना खुद का थिंकिंग करके आपको जो डिसीजन लेना है आप वो लीजिए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो कोरोना वायरस हो रहा है उसका असर कैसे पड़ सकता है हमारी इकोनॉमी पे। ठीक है, तो हमारी ये जो जीडीपी है वो जीडीपी कुछ 2.72 या फिर 2.9 समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स की है। ठीक है, इतनी बड़ी हमारी जीडीपी हो चुकी है। सो ये जो जीडीपी है उसमें 40% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का है, यानी मैन्युफैक्चरिंग यानी हम, ठीक है मैं पहले आपको बता देता हूँ जीडीपी होता क्या है। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हम एक साल में कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं, हमारा पूरा देश मिला के एक साल में कितने पैसों की सामान की उत्पत्ति कर पाता है, प्रोडक्शन कर पाता है। ठीक है, तो ये होता है जीडीपी, और उसका 40% भाग मैन्युफैक्चरिंग का है। यानी आप समझ सकते हैं कि 40% हमारा जीडीपी, हमारे देश का पैसा, हमारे देश का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं। और ये जो 40% जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग आती है, जैसे ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई चीज़ की, बॉटल की, पेन की, मोबाइल की, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, और बाकी सब जो 60% है वो डिफरेंट सेक्टर्स में बटा हुआ है, जैसे सर्विसेज यानी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, वो सब आ जाती है, फिर एग्रीकल्चर, खेती बेती, वो सब आ जाती है। ठीक है, सो हमारा देश की जो जीडीपी है वो ये सब पार्ट में बटी हुई है और इसका 40% पार्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। ठीक है, जो तो फिर हम बताएंगे कि इसके ऊपर इफेक्ट क्या हुआ है। ठीक है, सो जो ये लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है। यानी अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब कंपनी में लोग जा नहीं रहे, कंपनी में लोग नहीं जा रहे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यानी जो प्रोडक्शन, लोग जो बना रहे हैं वो चीज़ें बन नहीं पा रही है। ठीक है, यानी अगर वो चीज़ें नहीं बन पा रही है तो वो चीज़ें बिकेगी भी नहीं, जिसकी वजह से हमारे जीडीपी पे इफेक्ट पड़ सकता है, हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ सकता है। और
इन सब चीज़ों को ये करने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आ रही है, मतलब सब योजनाएं आ रही है। तो फिर उन सब से जो सरकार पैसा खर्च कर रही है वो देना तो आखिर हमें ही पड़ेगा। हमारे टैक्स मतलब बढ़ेंगे तभी आके हमसे पैसा देंगे, मतलब पैसा तो हमें देना है, मतलब हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो उसका पैसा भी हम ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जिनकी वजह से इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ सकता है। जबकि मैंने बताया कि पहला जो इफेक्ट पड़ सकता है वो है कंजम्पशन की वजह से, क्योंकि लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे, उसके वजह से लोग कुछ कंज्यूम नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ें दे नहीं पा रहे, जिनकी वजह से इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा हो चुका है प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग से। और भी इफेक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे मीन्स ऐसा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, एक डर जैसा माहौल क्रिएट हो चुका है पूरी दुनिया में, और खासकर इंडिया में मीन्स कि 50,000 केस हो चुके हैं 53,000 के आसपास, और उनसे बहुत ज़्यादा डर एक फैल चुका है। अगर आप देखोगे तो अब तक इंडिया में सिर्फ 10 लाख के ऊपर, मतलब 15 लाख के आसपास ही जो ये टेस्ट हो चुके हैं। अगर हमारे देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से सिर्फ 15 लाख लोग का टेस्ट हुआ है, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका टेस्ट नहीं हुआ है फिर भी उनको कोरोना वायरस है। मीन्स कोरोना वायरस फैलने का एक बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि टेस्ट हो नहीं रहे ज़्यादा लोगों के, और इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ चुकी है। ऐसे दारू की दुकान खुल रही है जिसमें बहुत सारा पब्लिक आती है, जिसकी वजह से कम्युनिटी इन्फेक्शन फैलने में और मदद मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो वायरस के स्प्रेड है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कैसे भी करके। सो फिर उसके लिए लॉकडाउन किया था, और लॉकडाउन के सब नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। सो गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मीन्स इकोनॉमी पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े लॉकडाउन की वजह से, तो उनको कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जो उठाएंगे उनको पता है, उनको अपना काम आता होगा। हम तो आशा कर सकते हैं सिर्फ कि आता होगा, कुछ करेंगे वो लोग। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों की वजह से शेयर मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है अब इस पे आते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सो जब भी आपने देखा कि अगर कंपनी कोई मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, बहुत सारी कंपनियां सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है, जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनी वो सब बनाती है, केमिकल कंपनियां केमिकल बनाती है, फिर और ये बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब सर्विसेज मतलब एक पार्ट है हमारे जीडीपी का, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है। यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग यानी कुछ चीज़ें बनाने से ज़्यादा चलती है। ठीक है, सो अब ये चीज़ें बन रहेगी तो जो कंपनियां हैं जो बनाती है उनको प्रॉफिट के बजाय लॉसेस होना चालू होंगे। ठीक है, अगर उनको लॉसेस चालू हुए तो लोग में मतलब पागल हो जाएंगे लोग, पागलपन बढ़ेगा, हाहाकार मच जाएगा शेयर मार्केट में। अरे भाई ये कंपनी को लॉस हो गया, अरे भाई इसको कैसे हो ही सकता है, इसको लॉस हुआ, इसको लॉस हुआ, इसको लॉस। लोगों में एक डर बैठेगा कि भाई सब में लॉस हो रहा है, अभी करे क्या, एक काम करते हैं बेच के निकल देते हैं। और आप सोचिए कि 130 करोड़ लोग, मतलब सब तो शेयर मार्केट में नहीं है, उसका कुछ परसेंटेज लोग है, लेकिन फिर भी सोचिए कि 20 से 30 लाख लोग जब एक साथ ही सोचेंगे कि हाँ भाई अभी मार्केट से निकलना ही सही होगा, सबको लॉसेस हो रहे हैं, चले निकलते हैं। सो कितने शेयर मार्केट में मतलब कितने प्राइसेस गिरेंगे, कितना बड़ा क्रैश आने के चांसेस हो चुके हैं। ठीक है, सो शेयर मार्केट के साथ ये रिलेशन था इसका। और मतलब गवर्नमेंट कदम उठा रही है कि अलग अलग कंपनी के शेयर गवर्नमेंट खरीद सकती है अपने पैसे से, ताकि उनके जो प्राइसेस हैं वो ऊपर बने रहे, ज़्यादा नीचे गिरे ना। सो ये सब कदम गवर्नमेंट उठा रही है, और ये सब हमें मतलब डर लगा रहता है कि मतलब कभी भी नीचे गिर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम जो भी का क्राइसिस का सिनेरियो है, कोरोना वायरस की क्राइसिस, जिसकी वजह से जो शेयर मार्केट है वो तकरीबन 30% नीचे गिर चुका था। मतलब जो अप्रैल मई का महीना था, मतलब अप्रैल का महीना था, उसमें 30% के आसपास नीचे गिर चुका था। सो उसके बाद जो मार्केट है वो हमारा 25% के आसपास ऊपर उठ चुका है, शायद से 25%, क्या पता 20-25% के आसपास ऊपर उठ चुका है। सो अभी आप लोग सोचोगे कि वाह मार्केट गिरा था 30%, 20% ऊपर उठ चुका है, मतलब अभी 10% ऊपर उठना और बाकी है, मतलब अभी मैं पैसा लगा देता हूँ तो 10% का प्रॉफिट मेरे को थोड़े टाइम में हो जाएगा। कमाल है, उल्लू बन रहे हो आप। ठीक है, ये जो एक हुआ था, यानी 30% नीचे गिरा, 20%, 20-25% ऊपर गया, ये इसको एक बुल ट्रैप बोला जाता है। मतलब इसको मतलब ट्रेडिंग की कम्युनिटी में बुल ट्रैप एक बोला जाता है। इसमें होता ऐसा है कि जब मार्केट नीचे गिरता है, मार्केट नीचे गिरा 30%, उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, यानी लोगों को लगता है कि बहुत ऊपर जाएगा। देखिए मतलब ऐसा ऊपर जाता है तो फिर वहां पे जो इंटेलिजेंट मनी रहती है, स्मार्ट मनी रहती है, यानी वो स्मार्ट मनी पैसा निकाल देती है, यानी स्मार्ट मनी मार्केट से निकल जाता है, और डम्ब मनी है वो अंदर चले जाता है मार्केट में।
मैं आपको इलेबरेट करूंगा इस चीज़ के बारे में कि मतलब जब शेयर मार्केट नीचे गिरता है तो एक यूफोरिया फैल जाता है, एक डर फैल जाता है कि मार्केट और गिरेगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, क्या होगा। लेकिन फिर वहाँ पे स्टॉप हो जाता है मार्केट, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो लोग में आशा बनती है, ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। मतलब 30% गिरा, उसके बाद 1% ऊपर गया, लोग सोचते हैं वापिस गिरेगा, 2% ऊपर गया, वापिस गिरेगा, लेकिन 5% ऊपर गया, भी तो ऊपर ही जाएगा, भी कुछ नहीं हो सकता। 10% ऊपर गया और ऊपर जाएगा, 20% ऊपर गया। लोगों की पागलपन इतनी बढ़ जाती है, 20%, मतलब आप समझ सकते हैं कि लोगों का क्या दिमाग में क्या चलते रहते हैं, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से एक बहुत मतलब एक ऑप्टिमिज्म सा आ जाता है मार्केट में। और यही वो समय है जहाँ पे स्मार्ट मनी, यानी ऐसे लोग जो अपने इमोशंस पे काबू कर सकते हैं, जो मंझे हुए इन्वेस्टर होते हैं, जो मतलब एकदम प्रोफेशनल इन्वेस्टर रहते हैं, वो अपने पैसे निकाल देते हैं वहाँ पे। यानी जो 20% ऊपर करेक्शन हुआ, 20% ऊपर गया मार्केट, उसमें ये जो पैसे समझदार लोग पैसा निकाल देते हैं, और जो बुद्धू लोग हैं, फुद्दू लोग हैं, वो लोग पैसा डाल देते हैं। और जिसके बाद मार्केट गिरता है, और गिरता है तो फिर वो जो समझदार लोग हैं वो वापिस से पैसा डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है ऊपर तो आने वाला है कभी। सो बस ये था बुल ट्रैप के बारे में, ये होता है बुल ट्रैप। ठीक है, सो मार्केट में मतलब मैं सब बता नहीं रहा हूँ कि मतलब ऐसा होने वाला है आप समझ जाओ पैसा निकाल लो, वैसे वैसे बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा हो सकता है। अब तक ये बहुत ठीक है, जो मैं बता रहा था कि हम इसका कंपैरिजन करेंगे अभी के फॉल का और फिर राइज का बाकी सब स्टॉक मार्केट क्रैशेस से। ठीक है, सो फिर मुझे एक स्लाइड मिला है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप सब के सामने, उसको बताना चाहूँगा आप सबको कि देखिए ये सब डिफरेंट ईयर्स का है, जैसे 1992, 2000, 2008 और 2020, ये सब में जो क्रैशेस हुए थे उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे 1992 में भी एक स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, जैसे आपको पता है कि मतलब वो सब मस्जिद गिरा था, फिर वो सब दंगे बिंगे हुए थे और उन सब वजह की वजह से एक क्रैश हुआ था। फिर 2000, जैसे 2000 में .com बबल बस्ट हुआ था, मतलब जिनको बोलते हैं हम .com बबल बस्ट हुआ था, यानी .com क्रैश बोलते थे हम इसको। ये सब जब टेक कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जैसे बहुत सारी कंपनियाँ थी, एग्जाम्पल तो बहुत सारे, वो सब कंपनियों के शेयर्स गिरे थे। और मतलब अगर एक किसी सेक्टर गिरते तो ऐसे बहुत सारा चांसेस है कि सब सब पूरा मार्केट गिरेगा। ठीक है, सो फिर ये 2000 का टेक मार्केट क्रैश था। फिर ये 2008 का जो आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो रियल एस्टेट क्रैश। फिर ये 2020 का कोरोना वायरस क्रैश, हाँ बोल सकते कोरोना वायरस क्रैश, हाँ क्योंकि ये मार्केट 40% गिर चुका था लेकिन फिर रिकवर हुआ। ठीक है, सो हम कंपैरिजन करते हैं। ये जो है ये है फर्स्ट फॉल, ये चारों साल है, ये फर्स्ट फॉल यानी नाइट फॉल नहीं, नाइट फॉल से बहुत अलग होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉल यानी जब क्रैश चालू हुआ था तब वो पहली बार कितना गिरा था, यानी जब 1992 में 44% गिरा था, 2000 में 24%, 2008 में 30% और 2020 में 40% के आसपास गिर चुका, 39.5% गिर चुका था। ठीक है, टू बी एग्जैक्ट। फिर उसके बाद पुल बैक यानी क्या, ये जो फर्स्ट फॉल हुआ था उसके बाद मार्केट कितना रिबाउंड हुआ, कितना उसके बाद उछला वापस से। तो 1992 में 6 हफ्ते में ये 37% उछला था, यानी 6 हफ्ते में 37% मार्केट ऊपर गया। 2000 में 2 हफ्ते में 18.4%, यानी तकरीबन 19% मार्केट ऊपर गया। फिर 2008 में सिर्फ 2 हफ्ते में 25% ऊपर गया। और फिर 2020 में 5 हफ्ते में 31% ऊपर गया। ठीक है, सो ये तो फिर मार्केट का क्या बोलते हैं, यह है एक आदत सी बन चुकी है कि मतलब पहले गिरता है फिर ऊपर जाता है, फिर एकदम खतरनाक वाला गिरता है, ऐसा बौखला जाते हैं लोग उसको देख के, मतलब क्या मज़ा आता है मार्केट को ये सब करने में। ठीक है, सो उसके बाद ये जो कॉलम है ये है नेक्स्ट बिग मूव का, कि उसके बाद और मार्केट ने क्या किया, कि मतलब एक बार गिरा फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया या फिर नीचे गया। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट बिग मूव में कि जब 1992 में 44% गिरा, उसके बाद 37% 6 हफ्ते में ऊपर गया, उसके बाद 32% 32% वापस से गिरा। 2000 में भी जब वो 24% गिरा, 18.4% ऊपर गया 2 हफ्ते में, उसके बाद ये 26.5% वापस गिरा, 26.5% वापस गिरा। 2008 में 30% नीचे गया, 25% 2 हफ्ते में ऊपर गया, उसके बाद 32% वापस से गिरा।
ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मतलब मार्केट कहाँ है, ये आदत सी बन चुकी है। और अब तक मतलब जो हमारा सेंसेक्स था, जो मार्केट थी, वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। हमारा इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, और वो बेसिकली 1984 में सेंसेक्स शायद से बना था। सो तब से लेके अब तक मीन्स जितने भी मार्केट के क्रैश हुए थे बड़े बड़े, वो सब चारों के चारों क्रैश आपके सामने, यहाँ पे आंखों के सामने, 1992 का, 2000 का, 2008 का और 2020 का मुझे लगता है हो सकता है। सो इतने सालों में मतलब अब तक 3 क्रैश हो चुके हैं, बड़े बड़े क्रैश, जिसमें मार्केट गिर चुका है, उठ चुका है वापस और वापस गिर चुका है। सो चांसेस तो इसके बहुत ज़्यादा है कि अभी ये मार्केट वापस से गिरेगा। हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं मेरे को। सो आप भी सोच लीजिए क्या क्या हो सकता है। मैं तो बस आपको एक डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि हाँ भाई, इस तरफ भी देखिए, इस तरफ भी सोचिए, क्योंकि रिस्क किसी भी तरफ से आ सकते हैं। ठीक है। सो मैं नहीं बोलूँगा कि मीन्स आप अपना SIP बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप SIP बंद करोगे, सो SIP अगर बंद कर दिया आपने, तो मार्केट में पैसा आना बंद हो जाएगा। तो पैसा आना बंद होगा, सो बेसिकली लोग शेयर खरीदना कम कर देंगे। अभी शेयर कम खरीदेंगे लोग, तो मतलब यहाँ पे भी डिमांड एंड कंजप्शन का कंसेप्ट आता है। अगर कंजप्शन कम होगी, अगर लोग शेयर कम खरीदेंगे, डिमांड कम होगी, तो प्राइस अपने आप गिरना ही है। फिर आप और बौखला जाओगे, आप अपना पैसा निकाल दोगे मार्केट से, हाँ भाई ऐसे भी वैसे भी कुछ नहीं करना, निकाल मेरा पैसा। तो फिर जो आपके जो फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, वो फिर और शेयर बेचेंगे, जिससे और नीचे गिरेगा, जिससे आपकी और वाट लगेगी। ठीक है। सो ये बस सब एक क्या बोलते हैं, एक साइकिल है, एक कंटिन्यूस साइकिल जैसा चलते जाते हैं। और ये सब चीज़ें सेल्फ री इन्फोर्सिंग होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती रहती है। सो आपको इन सब से डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप अभी मार्केट में आपके पैसे लगे हुए हैं, तो आप निकाल सकते हो। मेरा ओपिनियन ये होगा कि आप निकाल दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।